Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Miss Samra and give you warm welcome with a new chapter which is measurement, and this chapter is also included in your book as chapter number 2. In this chapter we are going to learn different methods of measurements and different conversions of measurements. Here is our table of content. What is that now? टेबल ऑफ कंटेंट वो होता है बेटा आपके पास जो हम इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करेंगे वो सारे टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि मेजरमेंट होती क्या है, जानेंगे कि मेजरमेंट्स होती क्या हैं। फिर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं वो जानेंगे कौन कौन से होते हैं और हम कौन सा यूज़ करेंगे। फिर प्रीफिक्स क्या होते हैं उनको जानेंगे। एरर्स जानेंगे, एरर्स की टाइप को समझेंगे। और इन द लास्ट दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, इनको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ मेजरमेंट्स। व्हाट इज़ मेजरमेंट्स? द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द साइज और अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। भाई देखिए, किसी भी चीज़ का साइज़ और अमाउंट मालूम करने को, भाई वो चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी तादाद में है, इस चीज़ को मालूम करने के लिए या इस चीज़ को मालूम करने का जो तरीक़ाकार होता है उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको अपनी हाइट मेजर करनी है। लेट्स सपोज आपकी हाइट जो है वो 5 फुट है या 5 फीट है, ठीक है। ये फीट क्या है? ये फीट एक यूनिट है, ठीक है। इसने क्या करा, और आपने जो 5 कहा वो क्या था? वो मैग्नीट्यूड था। क्या था? मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट क्या है? मैग्नीट्यूड बेसिकली बेटा आपको हेल्प करता है इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या आप जो चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितने हैं, मतलब नंबर्स में पता चलता है उसकी तादाद कितनी है। फिर यूनिट आपको बताता है कि उस तादाद की जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस पैमाने पे रख के करेंगे, किस मेजरमेंट लेवल पे रख के करेंगे। इस तरह से हाइट आपने नापी, आप फीट में हाइट नापते हैं, ठीक है। हालांकि आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में भी मेजर हो सकती है, मीटर में भी मेजर हो सकती है, बट हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो फीट यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स सिंपल। वज़न आप नापते हैं, वेट मेजर करने के लिए आप वेट मशीन यूज़ करते हैं। जो भी आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, करने जाते हैं, लेट्स सपोज आप जो है वो दूध लेने गए तो उसे क्या बोलते हैं? 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, आधा किलो दूध दे दो। वो भी क्या है? मेजरमेंट है। वरना आप क्या बोलते हैं? 1 दे दो भाई, 1 दूध दे दो भाई। वो एक परेशान हो जाता है बंदा, भाई कैसे मैं आपको 1 दे दूँ, आप बताओ तो कि कितना चाहिए, 1 किलो दूँ, 2 किलो दूँ, क्या दूँ। इसी तरह से आप दाल आटा चावल कुछ लेने जाएँ, आप बोलो 1 आटा दे दो, वो 1 आटा के बजाय 1 चाटा दे देगा बेटा, क्योंकि आप जो है उसे मेजरमेंट नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मेजरमेंट्स की ना बेटा कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, ये जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के नेम से डिनोट करते हैं। फिजिकल हर वो चीज़ जिसे देख सकें और छू सकें। फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपके पास 2 डिवीजन्स होती हैं। सबसे पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आखिर कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर फिक्स्ड for the measurement and they are expressed individually when they are measured and called fundamental quantities। आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिस तरह से आपको कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, जो आप कह लें जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, वो आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। और वो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ आपके पास टोटल 7 है, जैसे कि आपके सामने लिखी हुई हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके आगे इनके सिंबल्स हैं, उनके आगे उनके यूनिट्स हैं और फिर यूनिट्स के सिंबल्स हैं। ये वो 7 क्वांटिटीज़ हैं जिन क्वांटिटीज़ की मदद से या कह लें जिन क्वांटिटीज़ से मिलकर आपके सारे फार्मूलाज जो है वो बनते हैं। लेंथ मेजर करनी है आपने, मीटर में मेजर कर ली लेंथ अपनी, ठीक है। अब इसी के साथ अगर आपको जो है कोई और मेजरमेंट करनी है लेंथ के अलावा, ठीक है। अब आपने सोचा भाई एक चीज़, आपने किसी चीज़ की सिर्फ लंबाई चेक करनी थी, आपने लेंथ मेजर कर ली। अब क्या करना था? किसी चीज़ की सिर्फ चौड़ाई मेजर करनी थी, आपने चौड़ाई मेजर कर ली, वो भी लेंथ में मेजर हो गई, ठीक है। किसी चीज़ की मोटाई मेजर करनी थी, आपने वो भी क्या करी? लेंथ से मेजर कर ली। बट अगर इसी की जगह मैं आपसे कहूँ बेसिकली आप उस चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। वॉल्यूम में क्या आता है? लेंथ, हाइट, ब्रेथ, तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है। यानी कि m को, यानी कि मीटर को
3 बार आप कैलकुलेट करते हैं। कितनी बार कैलकुलेट करते हैं? 3 बार कैलकुलेट करते हैं। जब आप उस चीज़ को 3 बार कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में, इधर इस एग्जाम्पल में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉल्यूम की एग्जाम्पल है आपके पास। इसमें देखिए ये वॉल्यूम में जो आपके पास एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो जवाब में क्या आएगा? मीटर क्यूब। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या थी? सिंपल मीटर। जब आपने मीटर को क्या किया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का है। यानी कि आपके फंडामेंटल फॉर्मूले को, फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करा के जो नई शक्ल दी जाती है, जो फॉर्मूला बनाया जाता है, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम इसमें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं। इन 7 से मिलके जितने भी मज़ीद आप आगे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, वो सब इन बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस या ऐड होके। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं बेटा कि आपके पास जो है वो सपोज कर लीजिए कलर्स हैं, 2 कलर मौजूद हैं। एक आपके पास जो है वो डार्क ग्रीन कलर मौजूद है और एक आपके पास जो है वाइट कलर मौजूद है। अब डार्क ग्रीन और वाइट कलर से आपको क्या बनाना है? आपने इन दोनों कलर्स को एक एक क्वांटिटी में मिक्स करके एक नया तीसरा कलर ईजाद कर दिया जो कि था पैरेट ग्रीन कलर। ठीक है, अब असल में आपके पास पैरेट ग्रीन कलर मौजूद नहीं था, आपके पास तो डार्क ग्रीन और वाइट कलर मौजूद थे। आपने उन दोनों का कॉम्बो, उन दोनों के कॉम्बो से जो है वो एक नया कलर जो है वो एक नए कलर को क्या किया? आप सामने लेकर आए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, आपने ओरिजिनल कलर से वो जो तीसरा कलर है पैरेट ग्रीन कलर, वो क्या किया है? ड्राइव्ड किया है। ठीक है, ओरिजिनल जो ओरिजिनल में मौजूद थे वो तो पैरेट ग्रीन और आपके पास वाइट कलर मौजूद था, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स में आपके पास मौजूद था। जिस तरह से वेलोसिटी का यूनिट ले लीजिए, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कैसे? आपके पास मीटर और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स में मौजूद है, बट आपने जब मीटर और सेकंड को आपस में डिवाइड कराया तो आपके पास वेलोसिटी का यूनिट आ गया। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके पास 2 ओरिजिनल कलर मौजूद थे, आपने उन दोनों को मिक्स करा तो आपके पास एक तीसरा नया कलर आ गया, बट वो नया कलर हकीकत में नहीं था, आपने उसे डिराइव किया। इसी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से आप जो भी फॉर्मूला लाते हैं, जो भी फॉर्मूला नया बनाते हैं, उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटी में ही शामिल करते हैं। और ये बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। फंडामेंटल यूनिट सिर्फ 7 है, बट उन 7 की मदद से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है बना सकते हैं और साइंटिस्ट ने बनाए भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझ लेते हैं। यूनिट्स के भी कुछ सिस्टम्स होते हैं कि भाई आपके पास यूनिट्स में मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीग्राम है, हाइट के लिए फीट है। ठीक है, अगर आप केक वगैरह परचेज़ कर रहे हैं तो पाउंड्स में जो है वो केक को परचेज़ करते हैं, भाई कितने पाउंड का केक है, इस तरह से आप इस तरह से उसे परचेज़ करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये आपकी यूनिट में काउंट हो रही होती है चीज़ करने के लिए, यानी कि इस चीज़ का वज़न चेक करने के लिए आपके पास किलोग्राम भी है, आपके पास जो है ग्राम भी है, आपके पास जो है पाउंड भी है। ठीक है, और आपके पास लेंथ चेक करने के लिए आपके पास मीटर, किलोमीटर और आपके पास वो क्या कहते हैं फिट भी है, और आपके पास जो है क्या कहते हैं सेंटीमीटर। ये मतलब बहुत सारे आपके पास जो हैं वो लेंथ मेजर करने के लिए भी यूनिट्स हैं। इसी तरह से और भी फर्दर हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स का जो एक सेट होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं? सेट ऑफ यूनिट्स का क्या होता है? सेट होता है। ठीक है ना, जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स मौजूद होंगे और वो सेट किस पर बेस्ड होगा, किस पर मुश्तमिल होगा? फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स में। यानी कि उस सेट के अंदर, उन यूनिट्स के सेट के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स भी मौजूद होंगे और ड्राइव यूनिट्स भी मौजूद होंगे। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या मतलब, ड्राइव यूनिट्स क्या मतलब। ठीक है, तो एक सेट को, यूनिट्स के सेट को जो फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट पे बेस्ड होता है, उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की 3 काइंड्स हैं। पहली है आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसे आप SI यूनिट भी कहते हैं और MKS यूनिट्स भी कह सकते हैं। MKS मतलब मीटर, M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम, S यानी सेकंड। यानी कि ये वो यूनिट का सेट होगा, ये सेट ऑफ यूनिट्स उस यूनिट का सेट होगा जिसमें आपके पास लेंथ के लिए मीटर होगा, मास मालूम करने के लिए किलोग्राम होगा, टाइम मेजर करने के लिए आपके पास सेकंड मौजूद होगा। तो इस तरह के सेट ऑफ यूनिट्स को हम MKS यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम अब क्या है?
CGS सिस्टम में आपके पास ये वो सेट है यूनिट का जिसमें लेंथ मेजर करने के लिए आपके पास सेंटीमीटर होगा, मास मेजर करने के लिए आपके पास ग्राम होगा, और आपके पास टाइम मेजर करने के लिए आपके पास क्या होगा, सेकंड मौजूद होगा। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट को या सेट ऑफ यूनिट को हम क्या कहते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं। थर्ड एंड लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम। ये एक ऐसा यूनिट है सेट का जिसमें आपके पास लेंथ मेजर करने के लिए फीट होगा, ठीक है, या फुट आप कह सकते हैं, मास मेजर करने के लिए पाउंड्स होंगे, और आपके पास टाइम मेजर करने के लिए सेकंड होगा। तो ऐसा सिस्टम, ये तीनों सिस्टम मैंने आपको बता दिए जिनमें अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अलग अलग नेम है। बट हम जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, वो कौन सा सिस्टम होता है, वो आपके पास होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्यों ऐसा? इसलिए है बेटा कि इंटरनेशनली आपको जिस भी जो अपनी कैलकुलेशंस, अपने रिसर्च जिस भी यूनिट में करनी है आप करें, इसमें करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप इजीली करें। बट जब आपको अपनी उस रिसर्च को वर्ल्ड वाइड फैलाना होगा, वर्ल्ड वाइड पहुंचाना होगा, वर्ल्ड वाइड लोगों को दिखाना होगा, मतलब इंटरनेशनली लोगों को शो करना होगा, तब आप यूनिट यूज़ करते हैं MKS सिस्टम, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। तभी आपकी चीज़ जो है ऑथेंटिक मानी जाएगी। और इसी वजह से हम इस चैप्टर में इसकी कन्वर्जेंस भी सीखेंगे, वो आगे जाके सीखेंगे, बस यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ। आप चाहे जिस भी यूनिट में काम करें, बट आपको उसे SI यूनिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यूनिट है। जिस तरह से आप इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको आती है, ठीक है, इंग्लिश क्या है, सबको आती है। ऑल्दो हम कराची में रहते हैं, बट सबको सिंधी जो है, कराची जो है वो सिंध का सूबा सिंध का शहर है, बट सबको सिंधी नहीं आती। सिंधी सिर्फ उनको आती है जो खुद सिंधी होंगे, ठीक है, बट क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। बट इंग्लिश मेजॉरिटी लोगों को आती है, जिनको नहीं आती वो भी सीखते हैं। रीज़न क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज से कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। तो आपकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, जो आपकी कैलकुलेशन वर्क होगा, जो आपका पेपर वर्क होगा, वो आपका इन इंटरनेशनल यूनिट्स की मदद से आसान हो जाएगा, मज़ीद लोगों तक पहुंचाना और उनको समझाने में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? पहले हम जो है इसकी टर्म जान लेते हैं। प्रीफिक्स, प्री माने पहले, फिक्स माने प्लेस्ड करना, लगा देना, ठीक है। अब ये क्या है? प्री, हम किसी भी यूनिट से पहले जो है किसी चीज़ को प्लेस कर देते हैं। और वो चीज़ क्या प्लेस करते हैं, यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, दी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एक्सप्रेस विद 10 और पावर ऑफ 10। ये टेबल आपके सामने जो शो कर रही हूँ, इस टेबल को जो है वो नज़र डालिए, देख सकते हैं यहाँ फैक्टर्स का कॉलम है, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। डेका लिखा हुआ है, डेका को जो है 10 की पावर 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीको को देखिए, पीको जो एक अदद आपके पास मौजूद है, इसमें आप देखें पीको की पावर है 10 की पावर 12। ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप इस पीको की पावर लिख रहे हो या टेरा की पावर्स लिख रहे हो, तो आप क्या करेंगे, 10 मतलब 1 लिखने के बाद 12 टाइम्स जो है आप 0 लिखेंगे, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें 12 टाइम्स 0 आ रहा हो, तो आप सिंपली उस 12 टाइम्स 0 को रिप्लेस करिए, क्या लिख देंगे, 10 की पावर 12। इस तरह से आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वरना ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। इतनी लेंदी कैलकुलेशन करने की वजह से आपके काम में एरर्स आ सकते हैं। आपके काम में एरर्स आएंगे तो फिर आपका काम जो है वो करेक्शन में नहीं जाएगा। आप जिस भी चीज़ को रिसर्च कर रहे होंगे, जिस भी चीज़ का आप वर्किंग कर रहे होंगे, वो क्या होगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये सिंपल छोटी छोटी सी वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम 10 की पावर के तौर पे लिख देते हैं। 10 की पावर 12, 9, 6, 7 जो भी वहाँ पे डिजिट्स होंगे उसको फॉलो अप करके हम इस चीज़ को प्लेस कर देते हैं। मज़ीद मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि और इसका क्या वर्क होता है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, पहले इस टर्म से क्या समझ आ रहा है ये जानिए। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्री का मतलब फर्स्ट होता है, यानी कि कोई भी चीज फिक्स का मतलब होता है फिक्स हो जाना, कहीं आ जाना, प्लेस हो जाना। यानी कि
कोई भी चीज जो किसी भी चीज से मतलब किसी दूसरी चीज से पहले लगे तो हम उसे कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस का हमारी फिजिक्स में क्या नाम है तो ये जान। प्रीफिक्सेस हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसे हम 10 की पावर्स में जो है वो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वैल्यूज जो है हम किसी भी यूनिट से पहले लगा देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को और इसे इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए 10 की पावर 6 ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। 10 की पावर 6 kg। अभी 10 की पावर 6 किसका, सपोज कर लीजिए वैल्यू थी 1 इंटू 10 की पावर 6 kg। इसको हमने ऐसे क्यों किया, एक्सपोनेंट में क्यों लाए, एक्सपोनेंट में हम क्यों लाए हैं और इसे हम किसी यूनिट से पहले क्यों लगा रहे हैं। पहले बात तो जान लीजिए कि प्रीफिक्स का मतलब भी, प्रीफिक्स का मतलब यही होता है जो किसी चीज से पहले लगे, हम यहाँ से यूनिट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हम प्रीफिक्स ले ही क्यों रहे, सपोज कर लीजिए कि आपके पास है 1, एक वैल्यू है आपके पास जिसमें है आपके पास वैल्यू 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखें कि इसके अंदर कितने जीरोस आते हैं। 12 क्या है, इसमें जीरोस आ रहे हैं। कितनी बड़ी वैल्यू हो गई, ऐसी वैल्यू तो कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाती है। तो फिर इसका आसान हल क्या है, तो इसके आसान हल के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इतनी बड़ी वैल्यू से बचने के लिए हमने क्या करा, प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, हमने क्या करा, इसको कवर करना शुरू किया। इस तरह से इसको कवर किया है, तवज्जो देने वाली चीज। 1 ओवरलैप किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमने क्या किए, 11 ओवरलैप्स किए। कितने ओवरलैप्स किए, 11। 1 2 11 ओवरलैप्स के बाद देखिए लगाएंगे पॉइंट, फिर आप लिख देंगे 8 और जितने ओवरलैप्स आपने किए हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 लिख के जितने ओवरलैप्स आपने किए हैं उसके ऊपर वो वैल्यू, सिंपल, खत्म हो गई। बट इसकी एक कंडीशन है, अगर आप राइट साइड से मूव करते हुए आ रहे हैं, ये आपका सीधा हाथ होता है, अगर आप राइट साइड से मूव करते हुए आ रहे हैं तो वैल्यू में पॉजिटिव साइन लगेगा। पॉजिटिव चूंकि हम साइन लगाते नहीं, कुछ कोई सिंबल नहीं होता, इसका मतलब क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी के बारे से दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए 0.0000000 0.0001 इसे ओवरलैप करते हैं, जहां से पॉइंट है वहां से ओवरलैपिंग शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7। हम एक नंबर के बाद अपने ओवरलैपिंग रोकते हैं तो जरा अच्छी वैल्यू आ जाती है। कितनी ओवरलैपिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ओवरलैप्स की। यहाँ लिखा आपने 1.8 इंटू 10 की पावर 7। अब ये आप आए हैं बेटा उल्टे हाथ की तरफ से। ये आपका कौन सा हाथ है, इस तरफ से देखिए, ये आपका है उल्टा हाथ, ठीक है। जब उल्टे हाथ की तरफ से आप किसी चीज की तरफ मूव करते हैं, उल्टे हाथ की तरफ से, ये आपका सीधा हाथ था, आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ से आ रहे थे, ये आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। यहाँ क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ओवरलैप करते हुए आते हैं तब आप माइनस मेंशन करते हैं अपने एक्सपोनेंट की पावर के साथ। ऐसा हम सिर्फ अपनी बिग वैल्यूज को क्या करते हैं, शॉर्ट करने के लिए करते हैं। आप किसी चीज का मास ले रहे हैं 10 kg आ गया, बट अगर आप किसी बहुत छोटी चीज का मास ले रहे हैं तो वो तो और छोटा आएगा, बहुत छोटा आएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर एटम का मास है तो एटम का मास तो बहुत कम होगा, और एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल का मास है तो वो तो उससे भी कम होगा। तो इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करें, शो कैसे करें, तो वो हम शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। कुछ फिक्स्ड आपके पास प्रीफिक्सेस मौजूद हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। क्या होता है, अगर आपके पास सपोज कर लीजिए वैल्यू है 1.8 इंटू
इंटू 10 की पावर 8। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है 1.8 इंटू 10 की पावर 9, तो आप इस 9 की जगह क्या करेंगे, जो ऑलरेडी टेबल मैंने आपको शो किया है प्रीफिक्सेस का, उसमें 10 की पावर 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं गीगा से। गीगा का सिंबल होता है कैपिटल जी। तो आप सिंपली इस वैल्यू को 1.8 कैपिटल जी यानी कि गीगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझ जाएंगे कि क्या है 1.8 इंटू 10 की पावर 9, मतलब मजीद शॉर्ट कर लीजिए, या तो प्रीफिक्स लगाना है या तो प्रीफिक्स का सिंबल लगाना है। ये है आपके पास एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स। अब अगर ये थी गीगा की एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लीजिए सेंटी की ले लेते हैं। कोई वैल्यू है, सेंटी की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं होगी, 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आपके पास है सेंटी की वैल्यू। एक प्रीफिक्स है उसका नाम है सेंटी। सेंटी के जो प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -2 होता है, यहाँ ये लिखा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसे सेंटी जो है वो आपके पास सी से रिप्रेजेंट होता है, आप सी लगा देंगे। 2c का मतलब क्या हो जाएगा 2 सेंटी, ये आपके पास आ गए, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप चाहे तो प्रीफिक्स लगाएं, प्रीफिक्स की जगह अगर आपको उनके सिंबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद है बाय नेम, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको इस कोर्स में जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक की फिजिक्स में, 9th और मैट्रिक की फिजिक्स में, आपको फिलहाल तो सिंबल्स की नीड नहीं होगी। आपको एक आध जगह पे सिंबल काम आएंगे, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर आपको प्रीफिक्स की नीड होगी। तो यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इन्हें क्यों यूज़ करते हैं और ये हमारी क्या हेल्प करती हैं, और उसके साथ साथ आपने इसकी कन्वर्जन भी सीखी कि किस तरह से डेसिमल लगाया जाता है, किस तरह से जो है हम एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो अगर करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बनाते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास डेसिमल में शो होती है, इसमें आपके पास एक्सपोनेंट के साथ वैल्यू आएगी, वो मतलब एक बिग वैल्यू को आप छोटा कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेसिमल एंड एक्सपोनेंट, उसे आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर आपका प्रीफिक्स का टॉपिक एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एरर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था कि एरर हो जाता है। तो ये एरर क्या होता है और एरर की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं। बेटा सिंपली एरर क्या है, एक मिस्टेक है जो कि आपकी मेजरमेंट में अकर हो जाती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग मेजरमेंट कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है या किसी भी चीज़ के थ्रू हो जाती है, हम उसे एरर बोलते हैं। एरर 3 तरह के होते हैं, एक पर्सनल एरर होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है और एक रैंडम एरर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पर्सनल एरर से। पर्सनल एरर क्या है, पर्सनल एरर एक ऐसा एरर है, जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए। अब एक शख्स इसे देख रहा है एक सही पोजीशन पे खड़े होके ना, थर्मामीटर में मेजरमेंट देख रहा है भाई जहाँ तक रेड लाइन आ रही है। अब जो एक सही पोजीशन पे खड़े होके देख रहा है उसे सही लाइन नज़र आ रही है जिस पे ग्रीन से टिक हुआ हुआ, यानी कि उसे सही नज़र आ रहा है। एक शख्स गलत पोजीशन से उसको सीन कर रहा है, तो उसको गलत जगह पे जो है वो मतलब गलत वैल्यू क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है। तो ये क्या है, पर्सनल एरर है। वो एरर जो आपके अपने खुद के देखने या करने से हो, ये पर्सनल एरर कहलाता है, ठीक है ना। जो आपकी अपनी किसी लापरवाही या किसी और जो है वो नॉन एक्सपीरियंस होने की वजह से या केयरलेस होने की वजह से वो आपसे जो है वो कोई एरर हो जाए, तो उसे हम पर्सनल एरर में कंसिडर करते हैं। फिर एक होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर सिस्टम में एरर होने की वजह से होता है। अब सिस्टम क्या, जैसे आप देखें स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, देखिए एक साइड से स्केल क्या हुआ हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है। ये देखिए इस साइड से क्या हुआ हुआ है, आपका स्केल ब्रेक हुआ हुआ है। तो आप इस हिस्से की मेजरमेंट ही नहीं ले पा रहे। आपने मेजरमेंट शुरू करी इधर इस वाले साइड से, ठीक है, इस साइड से आपने मेजरमेंट शुरू करी, तो यानी कि आपने तो पूरा रूलर जो है वो लिया ही नहीं, आपने पूरे रूलर को जो है वो कंसिडर ही नहीं किया। आपने पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हमें कैलकुलेशन मेजर करके दे दी। तो ये क्या है, ये जो आपका पैराटस था, जो आप मेजरमेंट टूल इस्तेमाल कर रहे थे, उसी में एरर था। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप इस वॉच पे ज़रा तवज्जो कीजिए, बहुत आपको ज़रा तवज्जो से इसको देखना होगा। पहले ए वाली को देखिए। ए में आप देख सकते हैं
कि ए जो है ठीक 60 सेकंड पे, ए पे जो कांटा आया हुआ है, जो निडल आई हुई है, वो बिल्कुल ठीक 60 पर आके रुकी हुई है, ठीक है। अब बनिस्बत बी वाले में देखिए, बी वाले में जो स्टॉप वॉच पे है वो 2 सेकंड पीछे नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये स्टॉप वॉच का ही एरर है। जैसे कि अगर कोई कंपटीशन स्टार्ट होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, आपकी वॉच जो है वो मूव करना शुरू हुई, 2 सेकंड तो पहले पीछे दी आपकी वॉच, सपोज कर लें 5 पर आगे रुकी, आपने मेजरमेंट में लिख दिया कि भी 5 सेकंड में ये काम हो गया। जी नहीं, 5 सेकंड में नहीं हुआ, 2 सेकंड तो वो ऑलरेडी पीछे दी, 7 सेकंड में वर्क हुआ है। तो ये क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, आपके सिस्टम में एरर है। तो इस वजह से जो आपको एरर पेश आएगा, आपके डिवाइस की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से, आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और कुछ टर्म में से ज़ीरो एरर भी कहा जाता है। ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अपने एक ऐसे पॉइंट पे रखा हो जहाँ से आप उसे तरीक़े से मेजर कर सकें, जैसे कि ए में रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो पहले रखा हुआ है या बाद में रखा हुआ है तो फिर वो ज़ीरो एरर कंसिडर किया जाएगा कि भाई इसमें ज़ीरो एरर है, कि चीज़ जो है वो इनिशियल जिस पॉइंट पे उसे होना चाहिए उस पॉइंट पे नहीं है। जब चीज़ उस पॉइंट पे नहीं होती तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर है, यानी कि इसका कांटा या इसकी अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रैंडम एरर, ये लास्ट टॉपिक है आपके पास एरर का, इसे समझ लेते हैं। रैंडम एरर क्या होता है, जो अचानक से हो जाए, ठीक है ना, सिस्टम की वजह से। तो आप जैसे आप डिवाइस सिस्टम में वो यूज़ कर रहे हो और अचानक वो आपके हाथ से गिर जाए, और गिरने की वजह से उसका कांटा ख़राब हो जाए, और फिर आप जब काम करें तो आपको जो है गलत जो है वो मेजरमेंट मिले या चीज़ें मिले, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लूँगी, एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं रैंडम एरर को, जो अचानक हो जाए, जो जिसका आपको इल्म तक नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। अगर आप में से किसी ने भी पावर पफ कार्टून्स देखा है, पावर पफ गर्ल्स मेरा बहुत फेवरेट कार्टून था ये, तो आपको शायद इससे ये बात समझ में आ जाए। उसमें जो प्रोफेसर थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे थे, कुछ रिएक्शन करवा रहे थे केमिकल का। आप देख सकते हैं प्रोफेसर के हाथ में जो है एक रॉड है, और उसे वो क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, चला रहे हैं एक जो है कंटेनर के अंदर। सडनली क्या होता है, प्रोफेसर की वो रॉड जो है, वो उनका जो एक बंदर है पला हुआ जिस पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसका नाम था मोजो जोजो, खैर आपको उस नाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रही हूँ। वो सडनली प्रोफेसर के पास आता है, उन्हें पुश कर देता है। जैसे ही वो प्रोफेसर के पास आता है, उन्हें पुश करता है, प्रोफेसर का जो हाथ में जो रॉड है वो उनके बराबर में एक बीकर रखा हुआ होता है, उससे टकरा जाती है। उस बीकर में केमिकल एक्स रखा हुआ होता है, तो बीकर का जो केमिकल होता है वो प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट में गिर जाता है। जो प्रोफेसर कोई और सा रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो उसमें गिर जाता है। ये क्या था, ये एक एक्सीडेंटल एरर था, इसे सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, ये अचानक से हो गया, ये डिसाइडेड नहीं था, ये अनडिसाइडेड था, ठीक है, ये जानकर नहीं था, ये अनजाने में हुआ है। खैर, पर इस केमिकल एक्स की वजह से प्रोफेसर को तो फ़ायदा हुआ और पावर पफ गर्ल्स बन गई, ठीक है। बट यहाँ ये चीज़ आपके उसकी नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी थी कि दिस वाज अ रैंडम एरर, दिस वाज एन एक्सीडेंटल एरर, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको रैंडम और एक्सीडेंटल एरर समझाने के लिए। ये 3 किस्म के एरर्स होते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इन द लास्ट ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ठीक है। ये बड़ी मज़े की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन्हें हम एक गेम से समझेंगे। आप लोग में से जिसने आर्चरी खेला है, तीर अंदाजी या तीर निशानी जो है वो हम खेलते हैं, उससे समझेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को सपोज कर लीजिए क्लोजनेस, आपका कोई टारगेट पॉइंट है, ठीक है, या कोई आपकी टारगेट वैल्यू है, सपोज कर लें 10 आपकी टारगेट वैल्यू है। अब आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। या तो आप बिल्कुल अपनी टारगेट वैल्यू के पास आएंगे, अच्छा हम एक बार नहीं, हम किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए ना, मेजरमेंट करने के लिए फिजिक्स में या एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ एक बार सॉल्व नहीं करते, उसे मल्टीपल टाइम्स जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आया जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही भी है या एक इत्तफाकन ये जवाब आ गया है। तो क्या करते हैं हम 1 2 3 टाइम्स जो है वो चेक करते हैं। अगर आपका जो जवाब आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 है, अब वो 10 के करीब हैं तीनों जवाब, तो आप उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। बट अगर 10 से दूर हैं तो वो एक्यूरेसी में नहीं आएगा, दे आर नॉट एक्यूरेट, ठीक है ना, नॉन एक्यूरेसी, कोई एक्यूरेसी उनके अंदर नहीं है। फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी है प्रिसिशन। चले, चीज़ में एक्यूरेसी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्यूरेसी नहीं है तो कोई बात नहीं। सपोज कर लीजिए आपकी वैल्यू थी 10 और आपकी जो तीनों वैल्यूज सॉल्व करके निकल कर आई, वो निकल कर आई हैं, एक निकल कर आई 8, एक निकल कर आई 8.1, एक निकल कर आई 7.9। तो 7.9 और 8 और 8.1 ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं।
तो वैल्यूज़ का जो मेजरमेंट वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं उनका एक दूसरे के बहुत क्लोज होना प्रिसिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप ये पहला डार्ट देखिए, ये जो फर्स्ट आपके सामने बना हुआ है दिस वन, इसके बारे में समझा रही हूँ ना मैं आपको, इसको जो है वो शो करा रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको देखिए आप, इसमें आपके पास सेंटर जो है ना आपका, इसका सेंटर पॉइंट आपका टारगेट है। तो आप देखिए सेंटर से बिल्कुल बहुत दूर जाके जो है आपके सारे जो है वो निशाने लगे हैं, आपके सारे जो है वो तीर लगे हैं, यानी कि एक्यूरेसी तो बिल्कुल ज़ीरो है, एक्यूरेसी है ही नहीं। बट सारे के सारे निशाने एक दूसरे के बहुत करीब लगे हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रिसिशन है। प्रिसिशन है, एक्यूरेसी नहीं है। फिर आप सेकंड वन देखिए, इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सारे निशाने जो है टारगेट के करीब करीब लगे हैं, ठीक है, बट एक दूसरे से बहुत दूर हैं। टारगेट के करीब हैं बट एक दूसरे से दूर हैं। तो टारगेट के करीब होने से क्या है, ये एक्यूरेसी है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, एक्यूरेसी है। टारगेट के करीब हैं तो एक्यूरेट हैं, बट क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, ये सारे निशाने एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो प्रिसिशन बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन टारगेट से भी बहुत दूर है और एक दूसरे से भी बहुत दूर है। टारगेट क्या है, सेंटर पॉइंट है, टारगेट से भी बहुत दूर है और एक दूसरे से भी बहुत दूर है, तो ना ही तो प्रिसिशन है ना ही तो एक्यूरेसी है इसमें। अब लास्ट को देखते हैं, ये वाला, इसमें क्या है, सारे निशाने टारगेट पे लगे हैं और सारे एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है। सारे निशाने टारगेट पे लगने की वजह से ये एक्यूरेसी में है और सारे निशाने एक दूसरे के करीब होने की वजह से प्रिसिशन में है, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन आई होप के क्लियर हो गया होगा, और जितनी भी टर्मिनोलॉजी, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इसमें आई होप कि वो सब भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको अभी भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन सीखेंगे कि कन्वर्जेंस किस तरह से होती हैं, लेंथ की, मीटर की, सेकंड की कन्वर्जन हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आई वुड लाइक इन द लास्ट आई वुड लाइक टू शेयर यू समथिंग, एंड दैट इज़, ये कुरान की एक आयत है, इसमें अल्लाह हमसे फरमाता है, सो बी पेशेंट इंडीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज़ ट्रूथ। सब्र करो, यकीनन अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, ठीक है। तो आपको जिस भी चीज़ का इंतज़ार है, जिस भी चीज़ के लिए आप बेताब बैठे हुए हैं या जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि वो आपको आपकी मेहनत का फल देगा। तो इंतज़ार कीजिए अपने सही वक्त का, सब्र कीजिए अल्लाह के वादे के पूरा होने का। थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम। खुदा हाफिज़। अपना ख़याल रखिएगा। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आराम से पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। In the last, I would like to share with you this ayah. So be patient, indeed the promise of Allah is truth. अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब्र करो, यकीनन अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, अल्लाह का वादा सच्चा होगा। तो जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, सब्र से करते रहिए, अल्लाह ताला आपको उसका फल, उसका अजर बहुत जल्द देगा इंशाल्लाह। Thank you for your precious time. I hope do you understand all the lectures. If there is any question, any query, kindly ask me in the comment section. I will answer you definitely. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।